चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 45 क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो हम लोग टाइम पास नहीं करते और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है पिक द ग्रुप व्हिच डज नॉट कंटेन न्यूट्रल ऑक्साइड। हमें ऐसा ग्रुप लेना है जिसमें कोई भी न्यूट्रल ऑक्साइड ना हो। कौन कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं? 4 न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, NO, CO, N2O एंड H2O। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें थर्ड ऑप्शन को, हमारे पास है CO2, SO2, CaO एंड CO2, SO3, CaO एंड XCO3। तो देखो इसमें कोई भी क्या ऐसा है जो न्यूट्रल ऑक्साइड है? जो सी ऑप्शन में हमारे पास लिखा हुआ है CO2 न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं, SO3 भी नहीं, CaO भी नहीं और XCO3 भी नहीं। तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है उसमें कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो न्यूट्रल ऑक्साइड हो। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट, सी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन देखो, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास लिखा हुआ है कि कुछ सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है वो उसने बता दिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है ए में, बी में दिया है स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है अपने पास, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। सी ऑप्शन में दिया है सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड और डी ऑप्शन में दिया है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इनको मैच करना है किनसे? इनके पीएच के हिसाब से हमें मैच करके दिखाना है। चलो देख लेते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो फिर तो पीएच कैसे बताते? तब तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अगर सॉल्ट होगा तो वो तो न्यूट्रल होगा और न्यूट्रल का पीएच कितना हो जाएगा? 7। और 7 को क्या लिख सकते हैं? हाफ टाइम्स ऑफ pKw। इसका मतलब जो हमारे पास A है, अगर तुम A को ध्यान से देखो तो वो मैच होगा S से। A का मैचिंग S से पक्का होगा। तो अगर तुम चार ऑप्शन पे ध्यान दोगे तो आंसर या तो A पार्ट होगा या फिर D पार्ट, क्योंकि A का S से होना बिल्कुल फिक्स है। अब B तो P से, B का तो Q से होगा ही, क्योंकि A और D दोनों ही ऑप्शन में B में Q है। अब C को अगर हम लोग ध्यान से देखें, C में एक बार R दिया है और एक बार C में दिया है P। कैसे देखें? और C ऑप्शन को देख लो एक बार। सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस जैसे हम लोग ले लेते हैं NH4OH अमोनिया, और स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हम लोग ले लेते हैं HCl। तो इसका सॉल्ट बनाओगे तो क्या बनेगा? NH4Cl। हमें पता है कि ये सॉल्ट वाटर में जाएगा तो Cl- तो स्ट्रॉन्ग से आया है तो उसकी कुछ भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, उसका एनायनिक हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। लेकिन जो NH4+ है उसका क्या होगा? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ये वाटर में जाकर के क्या करेगा? वाटर से OH ले लेगा, NH4OH बना देगा और हमें क्या देगा? H+। इसकी वजह से ड्यू टू कैटायनिक हाइड्रोलिसिस सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की वजह से पीएच कैसे लिखते हैं? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में जब पीएच का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखते हैं, pH इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ pKw माइनस, जब कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो फॉर्मूले के अंदर माइनस चलता है, pKw माइनस pKb माइनस log C डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2 वो सामने लिखा हुआ है अपने पास, हाफ टाइम्स ऑफ pKw माइनस pKb माइनस log C। तो इसको हमें देख लेना चाहिए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है ये। सी जो है हमारे पास वो होगा हाफ टाइम्स ऑफ pKw प्लस pKb माइनस pKb माइनस log C। कहां से हो जाएगा? सी में C की मैचिंग हो जाएगी R से, और अगर C R से हो गया तो अपने आप आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा? वहां पर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या होगा? वीक एसिड का कंजुगेट बेस एनायनिक हाइड्रोलिसिस कराएगा और उसमें जो फार्मूला बनेगा वहां पे सारी चीजें प्लस में होगा, हाफ टाइम्स ऑफ pKw प्लस pK प्लस log C। तो B का हो जाएगा Q से मैचिंग। और लास्ट जो है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वहां पे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी होता है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस भी होता है और उसका पीएच कितना हो जाता है? हाफ टाइम्स ऑफ pKw प्लस pK माइनस pKb। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सिंपल हमें जो 4 सॉल्ट बन सकते हैं पॉसिबल, उनके पीएच कैसे निकालते हैं उनसे मैच कराना था। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। अगर तुम किसी दो को भी जानते तब भी तुम मैच करा सकते थे बड़े आराम से। थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या बोला है
कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें दो दो CHO ग्रुप लगे हैं और उसकी रिएक्शन करा रहा है किससे, कंसंट्रेटेड KOH के साथ। अब अगर कभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो और वहां पे बेस दे दिया जाए तो बेस दो ही काम करा सकता है, या तो एल्डोल कराएगा या फिर कैनिजारो कराएगा, कार्बोनिल कंपाउंड हो और बेस। तो ये तो ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास अल्फा H नहीं है, तो ये क्या कराएगा, कैनिजारो रिएक्शन। और कैसा कैनिजारो कराएगा, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज होना होगा, किसी ना किसी को रिड्यूस। कौन ऑक्सीडाइज होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कैनिजारो रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। किसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, OH का। तो OH कहां पे न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच करना चाहेगा, यहां या यहां, बोलेंगे NO2 खींचेगा कहां से, अपने ऑर्थो और पैरा पोजीशन से, तो यहां पे ज्यादा प्लस चार्ज होगा, तो जो OH माइनस होगा वो यहां पे अटैक करेगा। तो जो पैरा वाले पोजीशन पे CHO है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, जहां पे OH आएगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। कैनिजारो रिएक्शन के अच्छे से मैकेनिज्म पे एक पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है, उसमें जाके देखोगे तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आए हैं। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा COO- K+, और जो ये है वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा रिड्यूस, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन है और हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिजिकल केमिस्ट्री से आयनिक इक्विलिब्रियम से फिर से क्वेश्चन नंबर 4। इफ equal volumes of BaCl2 and NaF solutions are mixed, which of these combinations will not give a precipitate? किसका प्रेसिपिटेट नहीं देगा, वो उसने ब्रैकेट में बोल दिया, जिसका KSP दिया है। KSP किसका दिया है, बेरियम फ्लोराइड का। BaF2 का KSP दिया है कितना, 1.7 × 10⁻, कितना लिखा है, -7। अब अगर कभी किसी को प्रेसिपिटेट होना हो तो क्या होना चाहिए, एक छोटा सा टर्म होता है QSP, और QSP कैसे निकालते हैं, बिल्कुल KSP जैसा। अगर QSP KSP से ज्यादा हो जाए तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, लेकिन अगर कभी QSP कम हो जाए, KSP ज्यादा हो जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, प्रेसिपिटेशन नहीं होता। अच्छा, इसका QSP कैसे लिखोगे, बिल्कुल वैसे जैसे KSP लिखते, बेरियम आयन और इनटू 2F- मिलेगा तो F-2। उसने क्वेश्चन में बोला है कि हमने दोनों सॉल्यूशंस को मिलाया है इक्वल वॉल्यूम में लेकर के। अगर तुम इक्वल वॉल्यूम में लेकर के ऐड करोगे तो क्या होगा, अगर इक्वल वॉल्यूम में लेकर ऐड करेंगे तो जब दोनों मिलेंगे तो उनके इंडिविजुअल कंसंट्रेशन कैसे हो जाएंगे, हाफ, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम में मिलाओगे तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, डबल। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल तो वही रहेगा, लेकिन जैसे मिलाओगे तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, डबल। तो मोल पर लीटर, जो लीटर वाला टर्म है वो डबल, इसकी वजह से इंडिविजुअल कंसंट्रेशन कैसे हो जाएंगे, हाफ। तो एक एक ऑप्शन चेक करना होगा, मैं लास्ट वाला ऑप्शन लेकर चेक कर लेता हूं। अगर QSP ज्यादा मिला तो प्रेसिपिटेशन होगा, नहीं तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो लास्ट वाले ऑप्शन में अगर तुम जाओ, बेरियम आयन का कितना लिखोगे कंसंट्रेशन, 0.02 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया बेरियम का कंसंट्रेशन, और फ्लोराइड का कंसंट्रेशन कितना, 0.002 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ऐसा लिखा जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 क्यों आया, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम में तुमने मिलाया तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाफ। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये है 10⁻⁻2 और ये है अपने पास 10⁻⁻3 और उसका स्क्वायर कर दोगे 10⁻⁻6, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁸। वो तो 10⁻7 है और ये 10⁻8। पूरी गारंटी है कि जो QSP वो कम है और KSP ज्यादा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अभी यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या है, ये ऐसा कंडीशन हो जाए तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो जो लास्ट ऑप्शन है वहीं पर ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे ऑप्शन में ऐसे वैल्यूज उठा करके रखो, चेक करोगे तुम्हें QSP ज्यादा मिलेगा और सब में प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा, लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा, लास्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा सा क्वेश्चन है, अभी एडवांस में पूछा गया हुआ ये क्वेश्चन है आईटी में, थोड़ा सा ही वैसे ही क्वेश्चन है, बस ध्यान से एक बार देखो। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है among the following the correct statement is, चार ऑप्शन दिए हैं, हमसे चाहता है कि हम सही बात बताएं कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट, बिटवीन अमोनिया एंड फॉस्फीन, अमोनिया इज ए बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर। हाँ, अमोनिया और फॉस्फीन में अमोनिया अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है।
बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइज स्फेरिकल एस ऑर्बिटल। गलत बात होगा। हम इतना जानते हैं अमोनिया और फॉस्फीन में अमोनिया अच्छा बेस है, फॉस्फीन अच्छा बेस नहीं। लेकिन जो इसके पास लोन पेयर है वो एस ऑर्बिटल में नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे बोलते हैं, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो अगर तुम बोलोगे 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो लोन पेयर कहाँ है, हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। कहाँ, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर कहाँ है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में लोन पेयर नहीं है। तो हमारे पास अमोनिया इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, ये तो करेक्ट रहेगा, लेकिन s ऑर्बिटल में नहीं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो अगर तुम सेकंड ऑप्शन को देखो, बोला है उसने अमोनिया एंड फॉस्फीन, बिटवीन अमोनिया एंड फॉस्फीन ammonia is better electron donor because lone pair of electrons occupies sp3 orbital and it is more directional। more directional का मतलब बड़े आराम से डोनेट किया जा सकता है, डायरेक्शनल है। फॉस्फीन में क्या प्रॉब्लम है, उसके पास लोन पेयर है, लेकिन वो लोन पेयर उसके d ऑर्बिटल्स के अंदर, उसके अंदर s ऑर्बिटल तो है ही, साथ में p भी है और उसके बाद d भी है, और इतने सारे d ऑर्बिटल्स हैं तो उसके लोन पेयर बाहर निकल पाना बहुत टफ होता है। d ऑर्बिटल तो सारे ही खाली हैं, तो उसके लोन पेयर अंदर ही घूमते रहते हैं, ज्यादा डायरेक्शनल नहीं है, बाहर जाने के लिए डायरेक्शनल नहीं है। कहां पे, फॉस्फीन पे। फॉस्फीन थोड़ा सा वीक बेस है, जबकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों, क्योंकि उसका लोन पेयर प्रेजेंट है कहां पे, s ऑर्बिटल में नहीं, कहां पे प्रेजेंट है उसका लोन पेयर, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक, चलो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। 6 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए बी सी डी करके हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। A, SO3 is more acidic than N2O5। SO3 किस एसिड का एनहाइड्राइड है, H2SO4, और N2O5 HNO3 का। हमें पता है H2SO4 अच्छा एसिड है, तो हम फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को ओके मानेंगे। ऐसी बात है, जी हाँ। सेकेंड, CO2 is less acidic than SiO2। गलत बात होगा। जब तुम नीचे जाते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक। तो नीचे जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं। कौन अच्छा एसिड होगा, CO2, SiO2 नहीं। तो जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है CO2 इज लेस एसिडिक, तो ये गलत हो जाएगा। CO2 इज मोर एसिडिक देन SiO2। डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता। सी, यहां पे हमसे बोल रहा है N2O5 इज मोर एसिडिक देन SiO2। हाँ भाई, वो अच्छा एसिड है, और SiO2 तो सिलिसिक एसिड से आए हैं, वो अच्छे एसिड नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है, N2O5 इज मोर एसिडिक देन SiO2, ये करेक्ट। लास्ट स्टेटमेंट हमसे बोल रहा है SiO2 is less acidic than SO3। हाँ भाई, SO3 तो H2SO4 से आया है, वो तो N2O5 से भी अच्छा है, तो ये भी करेक्ट है कि SiO2 लेस एसिडिक होगा, SO3 ज्यादा अच्छा एसिड होगा, बिल्कुल हाँ। तो 1 मतलब A, C, D ये होंगे ट्रू ट्रू ट्रू, और ये होगा फॉल्स। अपने पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन T F T T आंसर, लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक हमारे पास कंपाउंड है, बेंजीन रिंग लगा है, CH2CH2Br, उसको मैग्नीशियम दिया है ईथर के साथ। हमें पता है कि मैग्नीशियम दोगे किसी एल्काइल हैलाइड को या एल्काइल ब्रोमाइड को, तो वो क्या बना देगा, ग्रिग्नार्ड रेजन। उसके बाद उसने एल्कोहल दे दिया है CH3OH, वो क्या करेगा भाई, ग्रिग्नार्ड रेजन बनेगा, और तुमने उसको ऐसा कंपाउंड दे दिया जिसके पास एसिडिक H है, तो क्या करेगा, एसिडिक H को जल्दी से खा लेगा और एक एल्केन जैसा कंपाउंड बना देगा। तो सिंपल सा है, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रेजन बना देंगे, CH2 और CH2Br के बीच में कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। ऐसा होगा, जी हाँ। अब इसके बाद क्या होगा, अब जैसे तुम इसकी रिएक्शन कराओगे CH3OH के साथ, इसके पास एसिडिक H है, और ये बहुत अच्छा सोर्स है किसका, R- का, Mg+ ये टूट जाएंगे, इस माइनस के पास ये बहुत अच्छा बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करेगा, इस H+ को लेकर के कंपाउंड बना देगा, और कंपाउंड क्या होगा, बाहर बेंजीन रिंग CH2CH3 ये बन जाएगा अपने पास। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, पहले ग्रिग्नार्ड रेजन बनेगा, ग्रिग्नार्ड रेजन बहुत अच्छा बेस है, तो एक प्यारा सा हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा, एसिडिक H को खा करके वो ये बना देगा, और मैग्नीशियम इसके साथ लग जाएगा CH3OMgBr,
ये मिल जाएगा। तो इसकी तो कोई बात नहीं है, चारों ऑप्शन में तो ये कूड़ा है, इसको तो जरूरत नहीं है, ये हमें लेकर चलना होगा। हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, जी हाँ लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चले और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, NBS की बात यहाँ पे किया है। NBS क्या चीज है? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ये क्या करता है? एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे लगे हुए हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। चलें, तो जब तुम रिएक्शन कराओगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो अगर क्वेश्चन तुम्हें आता है तो एक बार खुद से ट्राई कर लो, देखो क्या आंसर आता है, फिर मैं आंसर तो बोल ही दे रहा हूं। NBS से रिएक्शन कराओगे तो A बना, A क्या होगा? ये यहां से एक H हट करके यहां पे लग जाएगा Br, तो CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2, एक प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। अब आगे इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा है? ये तो है थैलीमाइड से बना हुआ कंपाउंड। थैलीमाइड की रिएक्शन तुमने किससे करा दिया? KOH से, उसने H लेकर के बना दिया N पे माइनस, वो क्या करा देगा इसके साथ? SN2। अब जो तुम कराने चल रहे हो वो इसके साथ SN2 करा देगा। ये क्या करेंगे? यहाँ पे अटैक करके इसको निकाल देंगे, तो ये ग्रुप आकर के इसके साथ लग जाएगा। बाद में हाइड्रोलिसिस होगी तो ये ग्रुप टूट जाएंगे और N को H मिलता जाएगा, उसको OH OH मिलते जाएंगे और उसके साथ क्या बना देगा? वो प्राइमरी अमीन। ये कौन सा प्रोसेस है? GPS, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस प्रोसेस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस हमें क्या मिल जाएगा? CH2, यहां से लिख रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ क्या लग जाएगा? NH2 प्राइमरी अमीन। ये हो जाएगा अपना प्यारा सा कंपाउंड। इसको क्या बोल देना चाहिए अपने को? B। ये है B और ये है A। तो हमसे क्या पूछा है? एक बार और थोड़ा सा जाग करके रहना है। हमसे पूछा है B and A आर रिस्पेक्टिवली। ध्यान से देखो, हमसे बोला है B and A, तो B and A क्या होगा? B होगा हमारे पास अमीन, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH2, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और जो हमारे पास A होगा वो तो हमें पता ही है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br, आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन था। NBS लगभग सभी लोग जानते हैं, और सेकंड वाला जो प्रोसेस है वो है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। नहीं जानते तो देखो उसको, और ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं तुम्हारे लिए और अच्छे से हमें सीख करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो। हमसे क्या बोला है? डायरेक्शन ऑफ A टाइम्स ऑफ A, प्रोडक्ट देना है B टाइम्स ऑफ B प्लस C टाइम्स ऑफ C was carried out at a certain temperature with on initial pressure of 50 bar। ये रिएक्शन करा रहा है जहां पे इनिशियल प्रेशर कितना है? 50 बार। इनिशियली B and C were not present। बोल रहा है स्टार्टिंग में अपने पास B और C नहीं था। ऐसे हम लोग मानते भी यही हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तो प्रोडक्ट नहीं रहा होगा। If the equilibrium partial pressures of A, B and C are 20, 40 and 10 respectively, then what is the ratio of coefficient of A, B and C? तो देख लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है। A टाइम्स ऑफ A, प्रोडक्ट में B टाइम्स ऑफ B, C टाइम्स ऑफ C, सारे लोग गैस में हैं। इसका इनिशियल प्रेशर कितना है? 50 बार। अब यहां से मान लेते हैं चला जाएगा AX, तो ये कितना बनेगा? BX, ये कितना बनेगा? CX। ये प्रेशर में है तो सब चीज प्रेशर में है। उन्होंने क्या बोला है? पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट इक्विलिब्रियम कितना? हमारे हिसाब से तो वो BX है, और उन्होंने कितना दिया है? B के बारे में दिया है 40। क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहो। CX के बारे में कितना दिया है? वो दिया है 10, तो CX इक्वल्स टू 10। और 50 माइनस AX के बारे में कितना दिया है? 20। 50 माइनस AX इक्वल्स टू 20। इसका फाइनल प्रेशर A का। तो यहां से AX निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 30, और हमें BX पता ही है 40, और हमें CX पता है 10। तो हमसे पूछा है A:B:C, वो कितना हो जाएगा? इन्हीं का रेशियो ले लो, AX:BX:CX। ये अपने आप हो जाएगा A:B:C, और यहाँ पे वैल्यूज रख दोगे AX, BX, CX की, वो कितनी हो जाएगी? 30, 40, 10। 30:40:10। और इसी को और सिंपलीफाई कर ले तो क्या लिख सकते हैं? 3
3:4:1, 3:4:1, और ये देख करके तुम्हें बड़ी खुशी मिल रही होगी क्योंकि हमें आंसर मिल गया है। क्या मिल गया आंसर? आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट, ए ऑप्शन। समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 10, एक प्यारा सा छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में बिल्कुल दिल खोल के पूछे जाते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को लैंग्वेज में भी सजाया गया है और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 10, द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ ए, जिसका द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.08 मोलर एक्वस एसिटिक एसिड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। परसेंटेज डिसोसिएशन बताना है अपने को। कैसा? परसेंटेज डिसोसिएशन कैसे बताया जाएगा? आओ बता देते हैं। पहले तो अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा निकालने का एक प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला होता है, अल्फा इक्वल्स टू √Ka/C। लेकिन अगर तुम्हें अल्फा परसेंटेज में निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर उस 100 को हम अंदर लेकर चले जाएं तो वो हो जाएगा 10,000, 10⁴। सिंपल सी बात है, परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 100 को अगर रूट के अंदर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर बोले तो 10,000, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 10⁴। अच्छा ऐसा है? जी हाँ। अब K की वैल्यू और C की वैल्यू उठा के रख दो। K कितना दिया है? K हमें बोला है कितना भाई? K गिवन है 1.8 into 10⁻⁵। कंसंट्रेशन कितना दिया है? वो दिया है 0.08 into 10⁴। काटाकुटी में चाहे जाए, आओ कितना हो जाएगा ये? 10⁻⁻⁴, और ये है 0.08। तो अगर तुम देखो ध्यान से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 18 into 10⁻⁻² ऊपर, और नीचे इसको लिख सकते हैं 8 into 10⁻²। ये दोनों कट कट जाएंगे और ये बचेगा 18/8। 18/8 को कितना लिख सकते हैं आजकल? 9/4, और 9/4 को रूट से बाहर ले सकते हैं 3/2 करके, और 3/2 कितना हो जाएगा? 1.5। ये 1.5 क्या आया? परसेंटेज है। परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस, वो आ गया 1.5%। आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? सेकेंड ऑप्शन। अच्छा सा क्वेश्चन है। कभी कभी तुम परसेंटेज निकालना भूल जाओगे और ऐसे ही सॉल्व करने लग जाओगे तो बहुत गंदा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर तुम ध्यान रखोगे, तुमसे पूछा है परसेंटेज, एग्जैक्ट तुम स्टार्टिंग से ही परसेंटेज पे फोकस करोगे, बहुत आराम से प्यार से कैलकुलेशन हो जाएगा, नहीं तो बहुत टफ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? सेलाइन हाइड्राइड्स हमसे पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है भाई? देख लेते हैं एक एक। फर्स्ट, saline hydrides are stoichiometric and metallic hydrides are non-stoichiometric। saline hydrides कौन होते हैं? एल्कली मेटल के हाइड्राइड, जिनको सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी बोल देते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम का हाइड्राइड है, कैल्शियम के हाइड्राइड है। इनका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि सोडियम का हाइड्राइड हमें कभी NaH मिला, कभी हमें मिल गया NaH2, कभी हमें मिल गया Na1.5 पॉइंट समथिंग ऐसे करके, ऐसे नहीं, ये बिल्कुल स्टोइकोमेट्रिक होते हैं। इनका फिक्स है फॉर्मूला NaHCaH2। कौन? सेलाइन हाइड्राइड, जिनको सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी बोल देते हैं। और जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं, डी ब्लॉक मेटल के हाइड्राइड्स को मेटेलिक हाइड्राइड बोल देते हैं, जिनका फॉर्मूला फिक्स नहीं रहता, और आता भी है तो समथिंग कोई हमारे पास डी ब्लॉक मेटल है जिसे लेंथ है ना, तो La.005H ऐसे करके फॉर्मूला आ जाता है। तो बिल्कुल सही बोला है कि जो सेलाइन हाइड्राइड्स होते हैं वो स्टोइकोमेट्रिक, व्हाइल मेटेलिक हाइड्राइड्स आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक। बिल्कुल करेक्ट है, तो फर्स्ट वाला आंसर में नहीं होना चाहिए। सेकंड बोला है BeH2 इज मोनोमरिक, गलत बात है। बेरिलियम का जो हाइड्राइड है वो मोनोमरिक नहीं हो सकता, क्योंकि बेरिलियम कोवैलेंट कनेक्टर रखता है, और इसकी वजह से उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं? बनाना बॉन्डिंग बना करके। ये क्या करते हैं? इसके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं, और ऐसे इसके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को वो सामने वाला खींचता है इधर, और ऐसे बनाना बॉन्डिंग ये बनाते चले जाते हैं, फिर ये एग्जिस्ट करते हैं। वो भी कैसे? पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है इनका, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। कौन? बेरिलियम का हाइड्राइड पॉलीमरिक फॉर्म में रहता है। मैग्नीशियम भी रहता है पॉलीमरिक, बेरिलियम भी रहता है। बेरिलियम को मोनोमरिक बोलना बिल्कुल साफ साफ गलत बात है। बेरिलियम का हाइड्राइड मोनोमरिक नहीं होता, पॉलीमरिक होता है। वो भी कैसे?
ये जो यहाँ पे बॉन्डिंग हुआ होगा वो कैसा, दो इलेक्ट्रॉन टहल रहे होंगे बेरिलियम हाइड्रोजन और बेरिलियम के बीच में, मतलब तीन सेंटर के बीच में दो इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोल सकते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, वो भी कितने इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है। अगर ये स्ट्रक्चर ही पॉलीमरिक है तो उसके पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। पॉलीमरिक होता है बेरिलियम का हाइड्राइड, क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और ऑक्टेट कंप्लीट दो तरीके से उसने बॉन्ड बनाया, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों बॉन्ड बनाने के बाद उसको 4 इलेक्ट्रॉन मिला, 4 और चाहिए तो उसके लिए वो BH वाले बॉन्ड को अपनी तरफ जबरदस्ती खींचने लगते हैं, पॉलीमरिक होता है, जी हाँ। तो सेकंड कैसा है, गलत, तो सेकंड पक्का होना चाहिए, इसी से ही तुम्हारा आंसर हो गया लास्ट पार्ट। आगे और अगर तुम्हें ऑप्शन देखना हो तो देख लो, हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, ये बोरॉन फैमिली की बात कर रहा है, आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जी हाँ, बोरॉन फैमिली को हम लोग बेचारा फैमिली बोलते ही हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जैसे B2H6 डाइबोरेन कितने गंदे तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। और आगे बोल रहा है एंड दोज ऑफ ग्रुप 15 आर इलेक्ट्रॉन रिच, जबकि जो ग्रुप 15 के हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जी हाँ, ग्रुप 15 बोले तो अमोनिया जैसे, इनके पास तो लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, इन लोगों के हाइड्राइड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि उनके पास लोन पेयर रहता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो थर्ड नहीं होना चाहिए। अब फोर्थ स्टेटमेंट देख लो, बोला है सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विद वाटर एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल सही बात है। ये हाइड्राइड्स जैसे ही पानी से रिएक्शन करते हैं ना, धमाके के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आयनिक नेचर के होते हैं। जहां H- है वो H+ लेकर के हाइड्रोजन गैस बना देता है, और Na+ वाटर से OH लेकर के NaOH बना देते हैं। लेकिन ये बोल रहा कि बेरिलियम हाइड्राइड जो है, जो बोरॉन का हाइड्राइड है B2H6 डाइबोरेन, वो वाटर से रिएक्शन ही नहीं करता, ये गलत बात है। उसने और आगे बोला है whereas B2H6 does not react with water, बहुत गंदी बात है। बेरिलियम जो बोरॉन का हाइड्राइड है B2H6, ये भी बहुत फास्ट रिएक्शन करता है वाटर से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और वाटर के पास इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत आराम से हाइड्रोलिसिस, बोरॉन ऑलवेज यूज ऑक्सीडेशन नंबर 3+ में है तो कितना OH खा जाएगा 3, तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बना लेता है BOH होल थ्राइस, बोरॉन का हाइड्रोक्साइड, जिसको तुम ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोल देते हो, लुईस एसिड है, मोनोबेसिलिक लुईस एसिड। और H कैसा है, बोरॉन प्लस में है तो H माइनस में, H माइनस में है तो H+ लेकर हाइड्रोजन गैस बना के उड़ जाएगा, और बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। तो कोई अगर ये बोल दे कि डाइबोरेन जो है वो रिएक्शन ही नहीं करता वाटर से, ये साफ साफ झूठ होगा, डाइबोरेन रिएक्शन करता है, और ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा जैसा यहाँ पे दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट, सेकंड एंड 4 ये नॉट करेक्ट है। अगले आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है कौन सा रिएजेंट यूज करें ऐसे कन्वर्जन के लिए। प्यारा सा कन्वर्जन है, उसने क्या किया है, C डबल बॉन्ड को OH में कन्वर्ट कर दिया, देखो ध्यान से। और जो हमारे पास ईस्टर है, जो ईस्टर का लिंकेज है उसको क्या किया, ईस्टर के लिंकेज को छोड़ दिया। तो कौन ऐसा काम कर सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। एसिड अमाइड ईस्टर को सोडियम बोरोहाइड्राइड डिस्टर्ब नहीं करते, एसिड अमाइड ईस्टर इन तीनों को सोडियम बोरोहाइड्राइड डिस्टर्ब नहीं करता। एल्कोहल को सॉरी जो अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड है उनको तो कोई भी रिड्यूस कर सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड उनको रिड्यूस कर देगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं यूज कर सकते, नहीं तो ईस्टर को भी रिड्यूस कर देगा, और जो अपने पास C डबल बॉन्ड है उसको भी रिड्यूस कर देगा। तो ईस्टर को बचा के रखें और CO को रिड्यूस करा दें, ऐसा हमारे पास केवल एक ग्रुप हो सकता है, वो कौन, सोडियम बोरोहाइड्राइड। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखा जाए। 13 क्या बोला है, एक हमारे पास कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन करा रहा है ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ, CH3MgBr, ईथर भी डाल रखा है उसमें, अच्छा, और फिर हाइड्रोलिसिस भी करा दिया, अच्छी बात है। उससे बना A, और A की रिएक्शन कराया उसने KOI के साथ, फिर Cl2 रेड फास्फोरस दे दिया, बन गया B, और हमसे प्यार से जानना चाहता है B बताओ क्या होगा। B क्या होगा उसको जानने से पहले तो A निकाला जाए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ बीच में गोला वाला नहीं है भाई, बाहर लगा है C डबल बॉन्ड OH। अब क्या करें, अगर तुमने इसकी रिएक्शन कराया ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ MEMgBr, क्या होगा, और ईथर के साथ तो क्या होगा, Me माइनस यहाँ से निकलेंगे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा देंगे यहाँ, और बाद में हाइड्रोलिसिस करा दिया है तो हमें मिल जाएगा गोला नहीं, ये क्या हो जाएगा CHOH CH3, CHO माइनस होगा, उसके हाइड्रोलिसिस से H मिल जाएगा, और ये CH3। अब ये ऐसा ग्रुप बना जो क्या कर सकता है, CHOH CH3 है वो हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, तो हेलोफॉर्म टेस्ट ये बहुत ही फास्ट आइडोफॉर्म टेस्ट दे जाएंगे, KOI से रिएक्शन कराओगे कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा COOH में,
ऐसा हो जाएगा जी हाँ। अब तुम इसके रिएक्शन कराओगे Cl2 रेड फास्फोरस से, उससे क्या होगा, ये है HBZ रिएक्शन, हेल्बुट-हार्ट-जेलिंस्काई रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो अल्फा H है वो रिप्लेस हो जाते हैं हैलोजन से। तो उसके पास एक ही अल्फा H है, तो भगवान की दुआ से वो भी अल्फा H बचेगा नहीं, वो हट जाएगा और वहां पे कौन लग जाएगा, Cl, यहाँ पे आ जाएंगे Cl, ये बन जाएगा अपने पास। तो ये वाला कहाँ है, किस ऑप्शन में है, अपनी तीसरी आंख खोलो और देख लो किस ऑप्शन में है, ये अपने सी में लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 14, हमसे बोला है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही सही बात ढूंढना है। तीन हमारे पास कंपाउंड लिखे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अच्छा, फर्स्ट में क्या लिखा है, मेटा नाइट्रोफिनॉल, सेकंड में क्या लिखा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और थर्ड में क्या लिखा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, इन तीनों में पूछा जा रहा है सही बात क्या होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड इज मोस्ट एसिडिक, थर्ड है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये उतने अच्छे एसिडिक नहीं हो पाते जितना अच्छा एसिडिक इनको होना चाहिए। ये क्या कर जाते हैं, इनका एच अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता रहता है, तो ऐसे तो ये अच्छे एसिड होते हैं लेकिन ये पैरा से अच्छे नहीं होते। पैरा में क्या होता है, जो उसका OH होगा वो अंदर अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल अच्छा है, ऑर्थो नहीं। इन तीनों में सबसे बेस्ट अगर कोई है तो सेकंड नंबर है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पहला वाला स्टेटमेंट कैसा है, गलत, हमसे सही ढूंढना है। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है सेकंड रिएक्ट्स स्लोवेस्ट विद एल्काइल, अरे भाई सेकंड तो ये है और ये सबसे अच्छा एसिड है, तो ये तो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा किसी बेस के साथ, तो ये बोलना कि वो सबसे स्लो रिएक्शन करेगा, गंदी बात है, ये भी सही नहीं है। थर्ड में बोल रहा है पीके का ऑर्डर, सबसे ज्यादा पीके होगा फर्स्ट का, जी हाँ, क्योंकि फर्स्ट सबसे वीक है, चलो ये तो ठीक है। आगे बोला है उसके बाद होगा सेकंड का, नहीं नहीं, फर्स्ट फिर थर्ड और फिर सेकंड, ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा है, जो ये सबसे अच्छा एसिड है तो उसका के सबसे ज्यादा होगा, पी के का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था, जबकि ये गलत लिखा हुआ है, तो अपने आप आंसर क्या हो गया, लास्ट। देख लेते हैं, अच्छा लास्ट पार्ट भी, थर्ड इज मोर वोलेटाइल देन सेकंड, थर्ड इज मोर वोलेटाइल, ये है थर्ड। इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाँ, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग ऑलवेज डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलवेज डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, ये बात हमें ध्यान रखना है। क्यों, जब भी कभी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो स्ट्रक्चर एक छोटे से पार्ट में जाकर के सिमट जाता है, और जबकि जो दूसरा उसका पैरा वाला पार्ट है उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और बहुत एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से कंपाउंड का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाता है और उसकी वोलेटिलिटी बहुत कम हो जाती है, उसको उड़ पाना बहुत टफ। कौन ज्यादा वोलेटाइल है, थर्ड, थर्ड इज मोर वोलेटाइल एज कंपेयर्ड टू सेकंड, और ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, करेक्ट हमसे पूछा था, आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। चले आगे 15 नंबर पे पूछा है कौन सा कंपाउंड चिराग है, जिसको लोग प्यार से आयरन भी बोल देते हैं, हम अक्सर उसको चिराग चिराग बोलते हैं, हमें ज्यादा मजा आता है। तो मैं जो मन करके बोल दूं भाई, देख लेते हैं कौन सा होगा चिराग। ये तो बाइफिनाइल्स है, बाइफिनाइल्स में कैसे हम देखते हैं कि कौन चिराग होगा कौन नहीं चिराग होगा, वो कैसे देखा जाए, वो देखते हैं हम लोग कि जो उसके ऑर्थो पोजीशंस पे लगे हुए ग्रुप है उनका साइज कैसा है। अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए ग्रुप बहुत बड़े बड़े साइज के हुए तो फिर वो एक दूसरे को रिपल्सन दे करके बहुत दूर चले जाते हैं, एक दूसरे का प्लेन छोड़ देते हैं, नॉन प्लेनर हो जाता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो सी ऑप्शन, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, यहाँ पे ब्रोमीन, ये इन दोनों का साइज बहुत ज्यादा है, आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन, ये भी आपस में रिपल्सन करेंगे। इस रिपल्सन की वजह से एक तो प्लेन में रहेगा लेकिन दूसरा उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ब्रोमीन ऊपर आयोडीन नीचे। फिर जब तुम सिमेट्री देखने जाओगे तो एक के अबाउट कट करोगे, अगर तुम इस प्लेन के अबाउट कट करोगे तो क्या होगा, इधर ब्रोमीन ऊपर होगा आयोडीन नीचे, क्या सिमेट्री मिला, नहीं। और अगर तुम प्लेन के परपेंडिकुलर जाके कट करोगे तो इधर ऊपर ब्रोमीन होगा नीचे आयोडीन, क्या सिमेट्री मिला, नहीं। तो कंपाउंड कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो कैसा हो गया, चिराग। इसका RS नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन ये चिराग है, ऐसी बात है जी। 16 नंबर देख लेते हैं भाई, आसान सा क्वेश्चन है। C3H4, वो बोल रहा है कि C3H4 जो है वो सोडामाइड से रिएक्शन कर जाता है, अच्छा, और फिर हम जैसे सोडामाइड से रिएक्शन कराते हैं उसको दे देते हैं CH3Br, तो फिर सोडामाइड से रिएक्शन करने वाला C3H4 क्या हो सकता है, हो सकता है वो प्रोपाइन। जैसे तुम सोडामाइड से रिएक्शन कराओगे क्या करेगा, बहुत अच्छा बेस है ये, बहुत आराम से इसके एसिडिक H को निकाल लेगा।
अच्छा एसिडिक एच को निकालने का तो क्या बनाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और Na प्लस, और अमोनिया गैस गंदी सी स्मेल के साथ उड़ जाएगी। अब क्या होगा, अब ये बना और ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बहुत अच्छा बेस है ये। अगर तुमने इसमें डाल दिया CH3Br तो क्या करेगा, SN2 करा देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 2 ब्यूटाइन। और अब अगर तुम 2 ब्यूटाइन में उसने बोला है इसके बाद तुमने इसमें क्या डाल दिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया है भाई। सोडियम लिक्विड अमोनिया क्या करता है, ट्रांस मैनर में रिडक्शन करा देगा इसका, ट्रांस मैनर में HH लग जाएंगे इधर, क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्रांस 2 ब्यूटीन। अब क्या होगा, तुमने ट्रांस 2 ब्यूटीन में उसने क्या बोला है, हमने क्या ऐड कर दिया ट्रांस 2 ब्यूटीन में, ट्रांस 2 ब्यूटीन में हमने ऐड किया है इसको Br2CCl4। अच्छा Br2CCl4 कैसा एडिशन करता है, ट्रांस, सारे के सारे हेलोजिनेशन कैसा एडिशन करते हैं, ट्रांस। तो ट्रांस एल्कीन में ट्रांस एडिशन, ट्रांस एल्कीन में ट्रांस एडिशन क्या बन जाएगा, मेसो। और मेसो वाला कंपाउंड कौन सा है, 4 ऑप्शन में से पहला, दूसरा, तीसरा तो हमें ऐसे ही तड़पा रहा है, पागल बना रहा है, आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट मेसो बनेगा। ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ट्रांस में ट्रांस एडिशन मेसो, और मेसो बना हुआ कंपाउंड एक ही अकेला मिलेगा। मेसो का क्या मिरर इमेज एग्जिस्ट करता है, नहीं, मेसो का मिरर इमेज बनाने वालों बिल्कुल गंदी बात होगा अगर तुमने ऐसा किया तो। मेसो कंपाउंड्स के मिरर इमेज नहीं बनते, और जो मेसो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि वो उनके जो अपने पास जो यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन आता है वो अंदर ही अंदर क्या हो जाते हैं, कैंसिल। इनको बोलते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन मेसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलो अब तक हम लोगों ने 1/3 क्वेश्चन कवर कर लिया, उससे भी ज्यादा 16 क्वेश्चन कवर हो गए। 17 नंबर अच्छा सा क्वेश्चन है, देखा जाए अच्छे तो सारे क्वेश्चन हैं, कुछ थोड़े ज्यादा आसान है, कुछ थोड़े ज्यादा दमदार है, और एग्जाम में भी ऐसा ही होता है कि कुछ क्वेश्चन थोड़े आसान मिल जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस में ज्यादा दम लगाना पड़ता है। 17 नंबर उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, बोला है कि इस कंपाउंड की रिएक्शन करा दो सिल्वर AgNH3 होल्डवाइज प्लस, मतलब टॉलेंस रिएजेंट के साथ, उसके बाद जो बना उसको तुम करा देना जिंक अमलगम, ठीक है भाई, और उसके बाद तुम ग्रिग्नार्ड एजेंट से करा दो तो B बन गया। और उसने पूछा है C क्या होगा, C एंड RMgBr क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा ग्रिग्नार्ड टॉलेंस रिएजेंट से कराओगे तो क्या होगा भाई, जो CHO है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। तो एल्डिहाइड कहां चले जाएंगे, एसिड में, कीटोन देखते रहेंगे, कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत टफ होता है तो कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। अच्छा कीटोन ये सब तमाशा देख रहे हो। उसके बाद तुमने क्या किया, जिंक अमलगम, उससे क्या होगा, अगर तुम इसका करा दोगे क्लीवेंसन रिडक्शन तो क्लीवेंसन रिडक्शन में क्या होगा, जो CO है वो CH2 में चले जाएंगे, और एसिड, अब एसिड देख रहे होंगे, थोड़ी देर पहले, अब उसका टाइम आया है, थोड़ी देर पहले वो देख रहा था, अभी ये देखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बना था हमारे पास A। अच्छा भाई ये A है, ये क्या है, ये है B। अब तुमने B के क्या कराया, बोला है B बनाया है, B बनाया है। अच्छा कहां से, C में RMgBr डाल करके, अच्छा इसको बनाया है किसी कंपाउंड में, किसी कंपाउंड में RMgBr ऐड करके, और बाद में क्या करा दिया है, एसिडिफिकेशन। अच्छा ग्रिग्नार्ड एसिड में क्या डाल देते हैं तो एसिड बन जाता है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। इसमें हमें डालना पड़ेगा CO2, CO2 को अगर तुम RMgBr दे दोगे तो वो बन सकता है। R क्या लेकर जाए, R लेकर चले जाओ तुम साइक्लोहेक्साइल, ऐसे। अब यहां से R- बनेगा, CO2 पे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, और उसके बाद पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर के एसिडिफिकेशन करा दोगे तो बन जाएगा ये एसिड। तो C होना चाहिए CO2 और RMgBr होना चाहिए ये। आंसर ढूंढ लिया जाए अपनी प्यारी प्यारी आंखों से, आंसर हमें मिल जाएगा सेकंड ऑप्शन। देखो CO2 और साइकिल के बाहर MgBr, साफ साफ आंसर हो जाएगा सेकंड। 18 नंबर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन क्या किया जाए, टफ क्वेश्चंस भी करना पड़ेगा। 18 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, हमारे पास तीन कंपाउंड दिए हैं, प्यार से उनको देखो, और उसके बाद बोल रहा है करेक्ट पीके की वैल्यूज ऑफ 1, 2 एंड 3 आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा अगर हम लोग ध्यान से इन तीनों को देखें, पहला है NN डाइमिथाइल एनिलीन, दूसरा है हमारे पास N मिथाइल एनिलीन, एक तरफ H एक तरफ मिथाइल,
और लास्ट वाला है बेंजाइल अमीन। अच्छा, जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें तो जो NH के पास लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा सकता है अंदर रिंग के साथ, लेकिन जो थर्ड है उसमें क्या वो रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा नहीं, उसका लोन पेयर बाहर की तरफ जाना बहुत आसान है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। अगर ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो इसका पीकेबी कैसा होगा, लोवेस्ट। तो पीकेबी इसका सबसे कम होगा। तो आंसर तो वही होगा जहां पे सबसे कम पीकेबी थर्ड वाले को दिया हो। अच्छा, थर्ड वाले को सबसे लोवेस्ट कहां दिया है, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन में। तो या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा। 4.70 पीकेबी हो जाएगा इसका। दो बार क्यों लिखा, क्योंकि या तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है या तो सेकंड। अब लड़ाई है हमारे पास इसमें और उसमें, इन दोनों में जो अच्छा होगा उसका पीकेबी कम। अच्छा, ये किस इफेक्ट की याद दिला रहा है, SIR। हे भाई, SIR क्या चीज है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। साइज की वजह से किसी का लोन पेयर रेजोनेंस न कर पाए, तो जब किसी के पास लोन पेयर और वहीं पे बड़े बड़े ग्रुप लगा दो तो इसका लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाता अच्छे से। अगर रिंग से अच्छे से रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो लोन पेयर रिंग से रेजोनेंस नहीं करेगा तो उसके पास रहेगा, तो उसका लोन पेयर बाहर जाना आसान हो जाएगा। तो ये अच्छा बेस हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। तो ये अच्छा बेस है तो इसका पीकेबी कम होगा। तो कम होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट 8.92 इसका पीकेबी कम होगा, दूसरे के रिस्पेक्ट में इसका पीकेबी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये सबसे बेकार निकल रहा है। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है, SIR और SIP के ऊपर अच्छा अक्सर क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन अभी जिस तरीके का एग्जाम शेड्यूल होता जा रहा है उसमें ऐसे तरीके के भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, प्यारा सा छोटा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन है हाइड्रोजन चैप्टर से। क्या बोला है, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 इज 1.5 नॉर्मल H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना तो एक शॉर्टकट वाली बात है भाई। अगर हमारे पास मोलरिटी दिया हो तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाता है 11.2 इनटू मोलरिटी। अगर कभी अपने को नॉर्मलिटी दिया हो तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाता है 5.6 इनटू नॉर्मलिटी। बस सिंपल सी बात है, नॉर्मलिटी दिया है तो 5.6 इनटू नॉर्मलिटी कितना दिया है भगवान, 1.5। सॉल्व कर लो, इसे आ जाएगा 8.4। आंसर हो जाएगा सी पार्ट, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में दिया है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड X, फॉर्मूला दिया है C8H11NO बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशंस। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, किसके ऊपर बेस्ड है, वो दो टेस्ट दिया है, उस टेस्ट को फॉलो करो, देखो ध्यान से और बताओ चार में से कौन सा कंपाउंड ऐसा हो सकता है। लुकास रेजिन के साथ टर्बिडिटी देना चाहिए। अच्छा, टर्बिडिटी कौन कौन देंगे, एल्कोहल्स, सारे एल्कोहल दे जाएंगे। पहला भी ना सारे नहीं देंगे। सी वाला कैसा है, फिनॉल, फिनॉल नहीं देता। लुकास टेस्ट क्यों नहीं देगा भाई, OH निकल ही नहीं सकता रिंग से लगा होगा तो वो रिंग के साथ रेजोनेंस करता है, बॉन्ड डिस्टेंस बहुत ज्यादा, उसका निकलना बहुत टफ है। अच्छा, फर्स्ट क्यों दे जाएगा, कुछ लोगों को लगता है वो तो प्राइमरी अल्कोहल है, वो क्यों दे जाएगा भाई, अरे नहीं, प्राइमरी अल्कोहल की बात नहीं है। लुकास टेस्ट किसके ऊपर बेस्ड है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर तुम बाहर से CH2 से OH हटा दोगे, ये प्लस चार्ज जो आएगा वो रिंग के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो प्राइमरी होने के बाद भी ये बहुत अच्छा, बहुत फास्ट लुकास टेस्ट दे देगा, बहुत जल्दी हमें वाइट टर्बिडिटी दे जाएगा। तो फर्स्ट भी दे जाएगा, सेकंड भी और लास्ट भी लुकास टेस्ट दे जाएंगे। लेकिन उसने बोला है NaNO2HCl के साथ येलो ऑयल मिलना चाहिए। NaNO2HCl क्या है, NaNO2HCl है HNO2। HNO2 के साथ कौन येलो कलर दे जाते हैं, सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन ऐसा कर जाते हैं। तो जो सेकेंडरी अमीन होगा वो इनके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, ऐसा येलो ऑयली नाइट्रस अमीन। वाटर निकाल दो तो जो बन जाएगा वो हो जाएगा येलो ऑयली नाइट्रस अमीन। वो कौन करते हैं, सेकेंडरी अमीन। तो जहां सेकेंडरी अमीन होगा वो ऐसा कर जाएगा। तो ए में तो NH2 है, बी में भी NH2 है, लेकिन लास्ट में कैसा है, NH ही ऐसा काम कर सकता है। इवन अगर तुम फर्स्ट पे ध्यान भी नहीं देते, लुकास टेस्ट गया भाड़ में, अगर तुम इतना देख लेते कि NaNO2HCl के साथ येलो ऑयल देना चाहिए तो एक ही ऑप्शन है लास्ट, और जो सारे ऑप्शन है वो कैसे हैं, बकवास। तो अपने आप आंसर हो जाता लास्ट पार्ट। चलो ये हो गया हमारे पास 20 में 20 हम लोगों ने कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 21, आओ जाते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के कंपटीशन एग्जाम में कुछ होगा, इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से अच्छे से सीरियस होकर के देखिए। बोला है फॉर द रिएक्शन PCl5
हीट करने पे जा रहा है PCl3 प्लस Cl2, वो नोन है। द फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय, फॉरवर्ड रिएक्शन जाना चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनर्ट गैस डाल रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालते हैं तो क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, कंटेनर का बिल्कुल साइज फिक्स है, तो जो तुम इनर्ट गैस डालोगे बहुत थोड़ा सा, उसकी वजह से जो भी बिहेवियर होता है, वो जो भी चेंजेस आते हैं उसको कैसा मान लेते हैं, नेग्लेक्टेड। तो उसकी वजह से कुछ होगा क्या, नहीं, उसकी वजह से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, सेकेंड नंबर में इंट्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब क्लोरीन गैस डालोगे, क्लोरीन गैस क्या है, प्रोडक्ट। अगर तुमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा, तो पक्का सेकंड नहीं होना चाहिए, फर्स्ट नहीं होना चाहिए, सेकंड नहीं होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड नहीं होना चाहिए तो थर्ड देख लिया जाए। इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर तुम इनर्ट गैस डालोगे तो, अगर तुम चाहते हो कि प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो जैसे तुम गैस डालोगे तो कंटेनर का वॉल्यूम तुम्हें बढ़ाना पड़ जाएगा। अगर तुमने कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाया तो पूरे के पूरे जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी कंपाउंड है, वहां पे सबका कंसंट्रेशन चेंज होने लगता है। कहां जाता है रिएक्शन, अगर तुमने कांस्टेंट प्रेशर पे डाला इनर्ट गैस तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ गैसियस मोल ज्यादा हो। किधर गैसियस मोल ज्यादा है, प्रोडक्ट में, एक है PCl3 और Cl2, प्रोडक्ट में रिएक्शन चली जाएगी, मतलब फॉरवर्ड चली जाएगी। हाँ, तो कांस्टेंट प्रेशर पे डालोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा, तो थर्ड वाला होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लास्ट में बोला है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अगर तुम ध्यान से देखो तो थर्ड और फोर्थ नंबर स्टेटमेंट तो सेम ही है। कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालना वो भी वॉल्यूम बढ़ा देता है, और अगर तुम डायरेक्ट वॉल्यूम बढ़ा दोगे तब भी वही होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, और वही हमसे चाहता है। आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट 3 एंड 4, ऐसे चेंजेस करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा। 22 नंबर, द पेयर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलाइड्स डज नॉट अंडरगोस हाइड्रोलिसिस। कौन नहीं जाता NF3, क्यों नहीं जाता भाई हाइड्रोलिसिस करने, तो क्योंकि इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। N के पास देखो प्लस चार्ज है, लेकिन इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं, ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। अगर इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये हाइड्रोलिसिस करने नहीं जाएगा। जैसे ये CCl4, इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कार्बन के लास्ट में 4 होते हैं, 4 बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और ये सब सेकंड पीरियड वाले हैं, तो सेकंड पीरियड वाले मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 2s 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 8। तो 8 हो गया, वहां पर भी 8 हो गया है, यहाँ भी 8 हो गया, तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकते, तो इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 23, 3 moles of ammonia is heated in the presence of 1 mole of neon। नियॉन तो कैसा है, इनर्ट गैस है। बोला है हमने 3 मोल अमोनिया को आग लगा दिया है 1 मोल नियॉन की प्रेजेंस में। एट इक्विलिब्रियम द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड टू बी 1.5। जब इक्विलिब्रियम आया तो हाइड्रोजन का जो मोल फ्रैक्शन आया, मतलब टोटल उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल जब हमने किया तो कितना आया, 0.5। अब हमसे चाहता क्या है, द वैल्यू ऑफ Kc into V, जहां पे V हमें इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। क्या करें, प्यार से देख लेते हैं। अमोनिया क्या किया, इसको तुमने हीट किया है, गया है नाइट्रोजन गैस में और 3/2 हाइड्रोजन गैस। अगर कभी एग्जाम में रिएक्शन दे दे तो हमें, अगर उसने रिएक्शन दे दिया ना तो उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे दिमाग लगा लेते हैं कि चलो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, ऐसी गंदी हरकतें नहीं करो। अगर तुमने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बहुत तहस नहस हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अगर तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज हो जाएगा। हमने पता है कि अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम का रूल लगाएं तो अगर तुमने किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसी की पावर में चला जाता है। अगर पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है, तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तब तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही लेकर डील करना होगा। अच्छा, अमोनिया कितना है आपके पास, 3 मोल। अच्छा 3 मोल है, हाँ। 1 मोल नियॉन भी पड़ा है, नियॉन तो यहाँ नहीं होगा लेकिन कंटेनर में ही है। नियॉन कितना है, 1 मोल। अच्छा, और ये एक कंटेनर में सारे के सारे पड़े, ठीक है। नियॉन इनर्ट है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। यहाँ से अगर x लिया तो ये बना होगा x/2, ये बना होगा 3x/2। अब उसने क्या बोला है, जब इक्विलिब्रियम आ गया, मान लेते हैं यही इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना आया, हाफ। पार्शियल प्रेशर कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर नहीं बोला, हमसे बोला है एट इक्विलिब्रियम द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड टू बी 0.5। हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन लिख लेते हैं कितना, हाफ।
कैसे लिखोगे मोल फ्रैक्शन? हाइड्रोजन के मोल 3x/2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल में क्या केवल इतना नहीं, अगर तुमने इतना ही किया होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। टोटल मोल उस कंटेनर में सारी गैसेस को लेकर के देखना पड़ेगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं उस गैस का उस कंटेनर में। अब इक्विलिब्रियम में कौन है कौन नहीं उससे मतलब नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा उस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस कितना है डिवाइडेड बाय टोटल गैस। तो टोटल गैस में अमोनिया भी आएगा, नाइट्रोजन भी आएगा, हाइड्रोजन भी आएगा और नियॉन भी आएगा जो रिएक्शन नहीं कर रहा है। कितना? 3 - x प्लस x/2 प्लस 3x/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा अपने पास प्लस x, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x। यहाँ से सॉल्व कर लो x की वैल्यू, ये देखो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 4 प्लस x, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 4, x आ जाएगा 2, x आ जाएगा 2, उठा के यहाँ रख दो, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 3। वॉल्यूम है v, तो v से डिवाइड कर दो क्योंकि हमें kc निकालना है, v से डिवाइड कर दिया जाए। अब kc का एक्सप्रेशन लिख दो साफ साफ। kc का एक्सप्रेशन कैसे लिख दिया जाए? सिंपल, कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और जो कोफिशिएंट है वो और भी चले जाएंगे। kc इक्वल्स टू 1/v टू द पावर हाफ इनटू 3/v टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय 1/v। ये हो जाएगा अपने पास। इस पूरे को सॉल्व करो तो हो जाएगा, ये ध्यान से देखो तो 3 टू द पावर v टू द पावर 3/2 और यहाँ से v टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/v स्क्वायर। 1/v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/v, वो कितना आ जाएगा कट के 1/v, और 3 टू द पावर 3/2 वो कितना हो जाएगा 3√3, और ये 1/v को इधर लेकर चले जाओ क्योंकि हमसे उसने पूछा है kc into v, वो कितना आ जाएगा 3√3, ये आ जाएगा आंसर। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ लगा होगा, कुछ लोगों को लगा होगा टाइम कम हो गया, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हें स्पीड बनाया होगा तो जल्दी से हो सकता था। इसके पहले वाले क्वेश्चंस तो आसानी थे, 22 और 21। 24 नंबर ये फिर से हमें केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखो, 0.2 मोल ऑफ G and H were taken in a container. G और H के 0.2 मोल कंटेनर में ले गए। अच्छा, and the following reaction took place, जो नीचे रिएक्शन है वो हो गई। अच्छा, when system attains equilibrium, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम आ जाता है तब क्या होगा भाई? हम तो ये बता रहे सारे टाइम पे 2G गैस, 2G को डाला नहीं है, प्लस H गैस। अच्छा, कहाँ जा रहा है? 2I गैस में प्लस 2G गैस, G चल रहा है इधर। अच्छा, G कितना है अपने पास? 0.2, H कितना है? 0.2। यहाँ से अगर x जाएगा तो पक्का है यहाँ से कितना जाएगा? x/2। अच्छा, ये कितना बनेगा? 2 से 2 तो 1 से 1, और x से कितना बनेगा? x से x। कोफिशिएंट के हिसाब से अगर ये 2 कंज्यूम होता तो ये 1 कंज्यूम होता तो ये हाफ, तो ये x कंज्यूम होता तो वो x/2। अच्छा, अब देखो मान लेते हैं ये इक्विलिब्रियम आ गया, तो ये तो बहुत कम होगा क्योंकि यहाँ से x जा रहा है जबकि वहां से कितना जा रहा है? x/2। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो जो G होगा वो कम होगा और H जो होगा वो ज्यादा होगा, और जो I और J है वो कैसे होंगे? वो दोनों सेम होंगे, I J तो सेम ही रहेगा। अच्छा, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? B। जो H होगा वो ज्यादा होगा और जो G होगा वो कम होगा, कब? जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। चल, आसान सा क्वेश्चन था। जी हाँ, और कुछ हमें करना नहीं था, बस इतना ही करना था। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 25। What is the molar solubility of aluminum hydroxide in 0.1 molar solution of NaOH? अच्छा, और हमें केस दिया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का 1.1 into 10⁻⁻²4। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें? किसी की सॉल्युबिलिटी किसी के प्रेजेंस में कैसे निकाला जाए? साफ साफ लिख देते हैं कि केएसपी जो हमें दिया है 1.1 into 10⁻²4 किसका केएसपी है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, एल्यूमिनियम 3+ और OH माइनस होल क्यूब। अब क्या करें? एल्यूमिनियम तो हमें पता है, नहीं ये हमें नहीं पता तो इसको हम X मान लेते हैं, और जो OH माइनस है वो कितना है? कॉमन आयन। जब भी कभी कॉमन आयन दिया हो तो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से OH की वैल्यू नहीं लेंगे, हम NaOH से उठा लेंगे। NaOH में कितना दिया है? 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 और 2, ये है 1.1 into 10⁻²4। सॉल्व कर लेंगे तो x आ जाएगा 1.1 into 10⁻²1, ये आ जाएगा आंसर।
अब यही सॉल्युबिलिटी है, वो कैसे पता चले, जाके देख लो। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हुआ तो क्या देगा, Al3 प्लस 3OH माइनस। OH माइनस तो बाहर से भी आ रहा है, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर ये H डिसॉल्व हो तो ये X ही बनेगा, मतलब अगर ये H डिसॉल्व हो तो ये S ही बनेगा, मतलब जो भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा वही क्या होगा, सॉल्युबिलिटी। तो यही सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि ये किसकी वैल्यू निकाला है, एल्यूमिनियम की। Al3 प्लस की, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.1 × 10⁻⁻21। कहां ऐसा लिखा है, सेकंड ऑप्शन में लिखा है, वही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, But2ene on reaction with alkaline cheminophore at elevated temperature followed by acidification। मतलब अल्टीमेटली बोल रहा है ना, ये केमिनोफोर बेयर्स रिएजेंट नहीं है। बेयर्स रिएजेंट क्या था, कोल्ड एक्वस एल्कलाइन केमिनोफोर, ठंडा होना चाहिए, डाइल्यूटेड होना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए केमिनोफोर, उसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। वो क्या करता था, पाई बॉन्ड को तोड़ देता था, सेम साइड से वही चॉइस लगा देता था। लेकिन ये तो अपने पास बेयर्स रिएजेंट नहीं, ये केमिनोफोर है, एल्कलाइन मीडियम भी बोला, लेकिन बहुत ज्यादा टेंपरेचर पे गर्मा गर्म केमिनोफोर है, और बाद में एसिडिफिकेशन भी करा दिया। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हो गया, फिर इसका मतलब हो गया तुम ओजोनोलिसिस करा दो, वो भी कैसा, ऑक्सीडेटिव। मैंने बताया है अगर कभी गर्मा गर्म केमिनोफोर की बात करें तो पाई बॉन्ड को तोड़ दो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ये बनेगा CHO, वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि केमिनोफोर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बन जाएगा 2 मोल। कौन, एसिटिक एसिड, तो हमें मिल जाएगा एसिटिक एसिड, वो भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 27 नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसके स्टीरियोआइसोमर्स कितने होंगे, और देख लेते हैं। ये कंपाउंड देखो ध्यान से, अगर तुम कंपाउंड को ध्यान से देखो तो पाई बॉन्ड के अराउंड कैसा है, ज्योमेट्रिकल। कितने पाई बॉन्ड है, 4। और चिराल कार्बन कितने हैं, चिराल कार्बन है अपने पास 3। अगर हम लोग स्ट्रक्चर बना ही ले तो हमारे पास ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, AS। ये अब देखो, इस ये स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो सेंटर, ये तीनों चिराली हैं, ये भी स्टीरियो सेंटर है, और यहाँ ये भी स्टीरियो सेंटर, ये भी। तो टोटल स्टीरियो सेंटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 स्टीरियो सेंटर है जी। हाँ, तो 7 तो ऑड है, ऑड होने पे क्या करते थे, मिडिल ढूंढते थे। मिडिल कैसा है, मिडिल है ऑप्टिकल का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा GI का, फॉर्मूला होता है GI का 2 to the power n - 2 to the power n। जब भी कभी मिडिल में हमें मिल जाता है ये, तो फॉर्मूला हमारे पास, अगर मिडिल में OI हो तो फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है 2 to the power n - 1। अगर मिडिल में GI होता है, यहाँ पे तो क्या है OI, अगर मिडिल में OI है, ऑप्टिकल आइसोमर है, तो फॉर्मूला ये हो जाता है 2 to the power n - 1। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अगर GI होता तो फॉर्मूला था 2 to the power n - 2 to the power n - 1/2। ये तो था जब मिडिल में GI होता, लेकिन मिडिल में GI है नहीं, तो सिंपल 2 to the power n - 1 लगा दिया जाए, आंसर ले लिया जाए। तो 2 to the power n - 1 से क्या मिल जाएगा, 2 to the power 7 - 1 6, बोले तो 64। बस आंसर आ जाएगा अपने पास A पार्ट 64। क्वेश्चन नंबर 28, द नंबर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स containing benzene ring of formula C8H8O which gives क्या, पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट। इस फॉर्मूले के ऐसे कितने कार्बनिक कंपाउंड होंगे जो बेंजीन रिंग कंटेन करें और सिल्वर मिरर टेस्ट दे जाएं। अच्छा, एक ही ऑक्सीजन है यहाँ, तो एक ही ऑक्सीजन से बना हुआ कौन सा कंपाउंड भाई सिल्वर मिरर टेस्ट दे जाता है, जो एल्डिहाइड हो। तो पक्का एल्डिहाइड होना चाहिए जी, हाँ पक्का एल्डिहाइड होना चाहिए। तो बेंजीन रिंग भी होना चाहिए इसके पास, बिल्कुल बेंजीन रिंग भी होना चाहिए। इसका डीयू चेक करो एक बार, इसका डीयू निकालने जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा 8 कार्बन है इसके पास ना। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे, डबल प्लस 2, मतलब 18 हाइड्रोजन होने चाहिए थे। हाइड्रोजन है कितने, 8 डिवाइडेड बाय 2, ऑक्सीजन को तो कुछ मानते नहीं, तो डीयू होना चाहिए इसका 5। 4 तो बेंजीन रिंग का हो गया, एक पक्का बाहर होना चाहिए। टोटल कार्बन 8 है तो 6 हो गए, 1 से 7 CHO लिख दो। ये बाहर CH2 CHO, ये भी एक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होगा तो वो टॉलरेंस रेजिस्टेंस दे जाएगा, सिल्वर मिरर दे जाएगा। एक तो ये बन सकता था, कीटोन नहीं बना, एल्डिहाइड बना है बस। अब हम अगर बेंजीन रिंग में CHO लगा दें तो एक कार्बन बचा होगा CH3 जैसा, तो एक बार उसको ऑर्थो पे लगा सकते हैं, एक बार उसी को हम लोग मेटा पे लगा सकते हैं, एक बार पैरा पे। तो यहाँ से आ जाएगा 3 और ये 1, टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास, 4। मतलब 4 ऐसे पॉसिबल कंपाउंड हो सकते हैं जो इस फॉर्मूले के, किस फॉर्मूले के, C8H8O, जो क्या कर सकते हैं,
सिल्वर मिरर टेस्ट दे सकते हैं। आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकंड पार्ट। 29 नंबर में थोड़ा सा करेक्शन है, जैसा तुम लोगों को क्वेश्चन मिला होगा, मैं सेम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा इधर। अभी हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ऐसे एक है ये और एक है ये, दोनों का HBO कराओ, इसका कराओगे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, प्लस माइनस, प्लस को प्लस माइनस को माइनस मिल जाएगा, यहाँ पे H वहां पे OH, तो यहाँ टर्मिनल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे पाई बॉन्ड किसी भी तरफ लेकर चले जाओ, प्लस को प्लस माइनस को माइनस दे दोगे तो ये बन जाएगा। तो क्या दोनों अल्कोहल सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग होंगे और हमारे पास आंसर क्या, अभी क्वेश्चन अलग है, ये ध्यान रखना। तो हमें क्या मिल जाएगा, P एंड QR दोनों सेम है क्या? नहीं, P क्या है हमारे पास, P है ये और Q है ये, तो आंसर हो जाएगा अभी के हिसाब से आंसर हो जाएगा C पार्ट। जैसा एग्जाम में था, जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा तो उनको आंसर मिला होगा B पार्ट, उन्हें नंबर भी मिला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है इस कंपाउंड की ओजोनोलिसिस कराते तो बताओ कितने ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट मिलेंगे। ओजोनोलिसिस के बाद इसके ओजोनोलिसिस कराओगे तो कितने ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट मिलेंगे भगवान? तुम एक बार उसके पाई बॉन्ड को तोड़ के देखो। हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, आगे C CH3 H और आगे CH डबल बॉन्ड CH, फिर आगे जाने पे फिर से वो CH CH3, फिर आगे जाने पे हमारे पास पाई बॉन्ड है CH डबल बॉन्ड CH CH3, ऐसे। अभी तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसके पास मतलब इसके बहुत सारे आइसोमर्स बन सकते हैं, जिसमें से कई सारे ऐसे हो सकते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो। अब लेकिन उसने बोला ओजोनोलिसिस करा दो, चलो भाई ओजोनोलिसिस करा दो, कुछ भी ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव। तो जैसे ओजोनोलिसिस कराओगे तो इधर CHO इधर भी CHO, तो ये तो चिराल ही नहीं रहेगा, इधर भी CHO इधर भी CHO, ये भी चिराल नहीं रहेगा, और यहाँ से तो कुछ मिल ही नहीं सकता। तो जैसे तुम ओजोनोलिसिस करा दोगे कोई भी हमारे पास कंपाउंड ऐसा मिलेगा ही नहीं जहां पे चिराल कार्बन हो, तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव कोई मिलेगा नहीं। कितना मिलेगा फिर? 0, लेट डू। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा 30 का, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A पार्ट। अब तक हम लोगों ने 2/3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक, जागते रहें, अगर अभी तक तुम्हें नींद आ गई हो तो मन करे सो जाओ, बाद में देख लेना, लेकिन पूरे क्वेश्चंस देख लो, सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 31, sp3 centers present in mustard gas। मस्टर्ड गैस क्या चीज है? अगर हमारे पास सल्फर मोनोक्लोराइड हो और उसमें हम लोग एथिलीन मॉलिक्यूल मिला दें तो वो एथिलीन मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर के बना देते हैं मस्टर्ड गैस। ये होता है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो तुम इसमें कुछ लगा के खा जाओ, SCH2CH2Cl CH2CH2Cl। अब हाइब्रिडाइजेशन इसको देख लो भाई, सल्फर के लास्ट में 6 होता है, 2 यूज कर दिया, 4 बच गए, इसका हाइब्रिडाइजेशन 2 सिग्मा 2 लोग, फिर sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन, इनका भी और इन सब का भी sp3। अब कुछ गंदे बच्चों को ऐसा लगता है ना, गंदे बच्चों को, जी हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं बोलोगे? नहीं भाई, अगर किसी ने एक ही बॉन्ड बनाया हो तो उसके ऑर्बिटल्स को मिक्स होने की जरूरत नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा अपने पास आंसर 5। उसने sp3 कार्बन नहीं बोला था, नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे देख लेते हैं कि केवल कार्बन बोला हो तो 4 आंसर दे देते हैं। नहीं भाई, 4 का आंसर पड़ेगा, गलत बोला होगा तुमने, फिर हमसे कार्बन के साथ साथ सल्फर को भी काउंट करना पड़ेगा और टोटल आंसर हो जाएगा 5। 31 नंबर भी खत्म हो गया, जी हाँ। 32 नंबर बोला है एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांस टू ब्यूटेन यील्ड्स मेसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। जी हाँ, ट्रांस एल्कीन में ट्रांस एडिशन करा दोगे तो मेसो बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, ब्रोमीन एडिशन टू एन एल्कीन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये भी सही है। अगर तुम ब्रोमीन का एडिशन कराते हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाया साइक्लिक क्लोरोनियम आयन साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इसके थ्रू प्रोसीड करता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही सही है हाँ, लेकिन मेसो बनने के लिए इसका रीजन सही नहीं है। मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। पहले में मेसो क्यों बना, उसका रीजन होगा ट्रांस में ट्रांस एडिशन कराओगे तो मेसो मिल जाता है, ऐसा बोला होता तो हम मान लेते कि वो रीजन करेक्ट है, स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन अभी के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन रीजन सही नहीं है, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 33 नंबर बहुत आसान सा है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ये तुम्हारे पास एल्काइन दिया है, क्या होगा, इस तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, इधर आएगा प्लस, इधर माइनस, प्लस को क्या देते जाओगे OH, OH 2 बार बेच दोगे तो CO बन जाएगा,
इसको HCH2 हो जाएगा। कहाँ चमक रहा है सब? फर्स्ट ऑप्शन में वही हो जाएगा आंसर। 34 नंबर बड़ा सा क्वेश्चन है, शांति से सुकून से हमें देखना पड़ेगा थोड़ी देर, तब जाकर के ये सॉल्व होगा। आओ क्वेश्चन नंबर 34, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन इज आर। पहला देखो एक ट्रांसलेशन करा रहा है तो मेसो बन जाएगा, तो M और N तो एक ही होगा, HBr CH3 इसी को उसने M भी बोल दिया N भी दिया, M और N तो सेम हो जाएंगे क्योंकि ट्रांसलेशन मेसो। अब सिस में ट्रांस करा दोगे तो दूसरे वाले में सिस में ट्रांस कराया है तो रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा, एक ये और एक इसका मिरर इमेज। एक को उसने बोला है O, एक को बोला है P, चलो ये OP हो गया। अब एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट MO, यहां से कोई उठा लो, यहां से कोई उठा लो, MO एंड NP आर टू पेयर्स ऑफ एनएनसीमर्स। नहीं भाई एक दूसरे के मिरर इमेज थोड़ी ना होंगे, वहां से कोई उठाओगे यहां से कोई उठाओगे तो डायस्टेरियोमर्स होगा, तो जो फर्स्ट है वो पक्का गलत है। हमसे क्या ढूंढना है? करेक्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा सेकंड, ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ द रिएक्शंस। जी हां, ब्रोमिनेशन दोनों में ही ट्रांस एडिशन के थ्रू प्रोसीड करेगा। ऑल हैलोजेनेशन रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ ट्रांस एडिशन, तो सेकंड करेक्ट है। सेकंड पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा देखने में ऐसा लग रहा है गलत सही तो गलत, नहीं है गंदी बात, ऐसे नहीं। थर्ड O and P are identical molecules, है इतनी गंदी बात है। O and P are mirror image, O and P are enantiomers, तो ये गलत हो गया। देखो बिल्कुल सही फिट हो गया, गलत सही गलत। अगला वाला क्या होना चाहिए फिर? सही। देख लेते हैं भाई, MO and NP are two pairs of diastereomers। MO हाँ डायस्टेरियोमर होगा, NP हाँ वो भी डायस्टेरियोमर होगा, बिल्कुल सही है, लास्ट वाला सही लोग है। तो जयमाला कर देते गलत सही गलत सही, तो सही सही क्या 2 and 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट पार्ट 2 and 4 लास्ट ऑप्शन में सजा हुआ है बस आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है बेंजल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कैसे करें? कहां से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन से। फेलिंग सॉल्यूशन वीक, बहुत ज्यादा वीक होते हैं, टॉलरेंस रिएक्शन से भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, इसका रीजन क्या होता है? जो एरोमेटिक एल्डिहाइड में CH बॉन्ड होता है ना वो स्ट्रांग होता है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, और जो नॉर्मली हमारे पास एल्डिहाइड होते हैं उसके CH बॉन्ड आराम से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसका यूज करके? फेलिंग सॉल्यूशन का यूज करके। आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। 36 नंबर हमसे बोला एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C8H6 और उसकी रिएक्शन कराते हैं मर्क्यूरी सल्फेट H2SO4 के साथ, मतलब हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन वाली रिएक्शन है, तो पक्का जो 36 नंबर है वो एक एल्काइन है। चारों ऑप्शन से पता चल रहा है कि बेंजीन रिंग पक्का होगा उसके पास, तो बेंजीन रिंग हो और उसके बाद फिर एल्काइन हो। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन हो गए, 2 कार्बन और बचा होगा और 2 कार्बन के बीच में बाहर एल्काइन बना होगा। अब जैसे तुम इसकी रिएक्शन कराओगे, हाइड्रेशन कराओगे मर्क्यूरी काइन के साथ H3O+ देकर के, क्या होगा? पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, प्लस माइनस प्लस को OH माइनस को HH, क्या बन जाएगा? एसिटोफिनोल PHCO CH3, ये बन जाएगा। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा? ये तो बन गया एसिटोफिनोल, जी हाँ ये बन गया एसिटोफिनोल। अब क्या होगा? अब तुमने इसमें डाल दिया है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिर H3O+, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और बाद में तुमने हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो ये क्या करेंगे? वहां पे अटैच कर जाएंगे, हमें दे देंगे यहीं पे O-, उसको मिल जाएगा H, इधर CH3 और CH2 CH3, ये बन जाएगा। अच्छा लेकिन ये तो हो गया हाइड्रोलिसिस के बाद में उन्होंने क्या किया? जो बना उसको फिर से H3O+ देकर के हीट कर दिया, ये क्या हो गया? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, OH निकलेगा, यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन, और फिर कार्बोकेटाइन वही मोस्ट स्टेबल है क्योंकि वो रिंग से रेजोनेंस कर पा रहा है, तो क्या बनाएगा? एल्कीन। कौन सी एल्कीन बनाए? यहाँ से H निकाल करके, जिससे कि ज्यादा डबल बॉन्ड, ज्यादा उसके पास H से आकर कन्जुगेशन होगा, ऊपर CH3, ये CH3 जैसा होगा, ये भी CH3 जैसा होगा, ऐसा ये बना दे। लास्ट स्टेप क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जो E1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। हमारे पास आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 37
पूछा है बी एंड ए आर रेस्पेक्टिवली। स्टाइरिन की रिएक्शन को करा रहे हैं Br2 के साथ, ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमीन लग जाएगा। फिर सोडामाइड दे दिया 3 3 इक्विवेलेंट, फिर CH3 आई 3 3 इक्विवेलेंट क्यों दिया है? ये तो हो गया डबल एलिमिनेशन, E2 मैकेनिज्म वाला एग्जांपल है। तो पहले तो विसिनल डाइब्रोमाइड बन जाएगा, बेंजीन रिंग CHBr CH2Br, ये बन जाएगा अपने पास A। अब तुम इसको सोडामाइड देते जाओगे तो एक बार ये चला जाएगा यहाँ, 2 बार एलिमिनेशन के बाद अब तक यूज हो जाएगा 2 सोडामाइड, एक बार और सोडामाइड यूज होगा, वो किसके लिए? इसका एसिडिक H निकालने के लिए, तो वो बना देगा PHCC ट्रिपल बॉन्ड माइनस। अब अगर तुम इसमें डाल दोगे CH3, क्या डाल दिया है इसके बाद CH3I, उसमें ये क्या कर जाएगा SN2, वो वहां से अटैक करके लिविंग ग्रुप को निकाल देगा, बन जाएगा बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग CC ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा। तो ये हो गया बी। हमसे क्या चाहता है? बी एंड ए आर रिस्पेक्टिवली, तो क्या हो जाएगा आंसर अपने पास? बी एंड ए आर रिस्पेक्टिवली। अगर ध्यान से देखा जाएगा तो हमें फर्स्ट ऑप्शन आंसर में मिल जाएगा, ध्यान से देखो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलो धीरे धीरे हम लोग खत्म करने के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 ऑप्शन देख करके लग रहा है सेकंड और थर्ड वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताना है। सेकंड एंड थर्ड कहां से होगा? आयोफेक नोमेनक्लेचर के हिसाब से। किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है? एसिड को, तो ये हो जाएगा 1 नंबर कार्बन। आगे चलोगे तो इसको बोल दोगे 2, और सबसे आगे जाओगे तो इसको 3, और सबसे नीचे वाला कार्बन जो एल्डिहाइड का है वो 4 हो जाएगा। HCl और H इधर क्या लगा हुआ है भाई? OH। इसके लिए पहले देख लेते हैं, इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस। नीचे जाओगे तो C के साथ Cl होगा, उसके पास C के साथ ऑक्सीजन। अब वो अलग बात है कि इसके पास कई सारे ऑक्सीजन हैं, लेकिन C के पास Cl, तो ये जीत जाएगा, इसको बोलना पड़ेगा 2, इसको बोलना पड़ेगा 3। तो 1 2 3 जाएंगे तो क्या बनेगा? R बनेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे 4 नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? S, तो 2 हो जाएगा S। ऐसे अगर हम लोग यहाँ की लड़ाई करें यहाँ, तो इसको बोलोगे 1। अब इस कार्बन के पास ऑक्सीजन है और कार्बन है, जबकि ये जो इसके पास वाले कार्बन है उसके पास डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का। डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को कैसे समझते हैं? 2 2 ऑक्सीजन। तो इसके पास 2 2 ऑक्सीजन है, जबकि उसके पास एक ही ऑक्सीजन है और एक कार्बन है, तो कार्बन वाला तो टाई हो जाएगा, मतलब इसके पास तो एक ही कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन वाला तो एक टाई हो जाएगा, लेकिन अगला जो कार्बन है वहां पे तो ये ऑक्सीजन जीत जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो इसको बोलोगे 1, नीचे वाले को बोलना पड़ेगा 2, ऊपर 3, तो क्या होगा? 1 2 3, फिर से क्या आ जाएगा? ये 1 नीचे होगा 2, ऊपर होगा 3, ऐसे ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा? R। हॉरिजॉन्टल पे 4 नंबर है, तो क्या हो जाएगा? S। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? एक 2 का S और 3 का S, 2 का S और 3 का S। आंसर हो जाएगा हमारे पास बी पार्ट, आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 2 का S और 3 का S। समझ में आया? यहाँ पे नीचे को ही सेकंड नंबर क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन के पास 2 2 ऑक्सीजन है, जबकि हम जब इसके ऊपर जाते हैं तो एक ही ऑक्सीजन है, और जबकि एक क्या है? कार्बन। तो वहीं पे लड़ाई में जीत गया, जो सबसे पहले जीत गया, आगे नहीं जाएंगे, उसके बाद तो उसके पास 2 2 ऑक्सीजन है, होगा उसके पास, लेकिन हम लोग सबसे पहले ही लड़ाई में अगर कोई जीत गया, उसी को सबसे पहले प्रेफरेंस दे देंगे। चलो आंसर हो जाएगा 2S एंड 3S। क्वेश्चन नंबर 39 कैल्शियम रिएक्शन है, इसको तो हम ऐसे देख सकते हैं। डाइल्यूटेड HNO3 रिएक्शन क्या देता है? NO, तो P होगा NO। कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्शन क्या देता है? NO2, तो Q होगा NO2। और जिंक के साथ डाइल्यूटेड HNO3 पुराने रिएक्शन की याददाश्त आनी चाहिए। क्या जनाब अली? नन्ना, क्या है ये? जिंदगी में आए दिल से हंसी। जिंक और आयरन डाइल्यूटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करके हंस देते हैं, क्या? लाफिंग गैस दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा N2O, तो R हो जाएगा N2O। और S मन मांगे और देने वाला बड़े दिल वाला हो। मन मांगे मतलब मैग्नीज और मैग्नीशियम, उनकी रिएक्शन अगर हम लोग बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड HNO3 के साथ कराएं तो HNO3 भूल जाता है कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिड जैसा काम कर जाता है और हमें क्या दे देता है? हाइड्रोजन गैस, मेटल प्लस एसिड हाइड्रोजन गैस वाली रिएक्शन। तो ऐसा हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ध्यान से देखोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा अपने को? फर्स्ट ऑप्शन। आगे चला जाए क्वेश्चन नंबर 40। एक रिएक्शन लिखी है जो एक्सोथर्मिक है। कैसे पता चल रहा है भाई एक्सोथर्मिक है? एक तो ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। ऊपर से डेल्टा H माइनस दिया है तो एक्सो ही होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है बहुत ज्यादा 1.7 × 10⁻12। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? चार में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज द टेंपरेचर इंक्रीजेस। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेंपरेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, the addition of inert gas at constant volume will not affect the equilibrium constant। थोड़ी देर पहले से करके आए थे, इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम में डालोगे कोई फर्क नहीं, रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तो कोई फर्क होगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर, तो वो तो है ही नहीं इधर। सी नंबर, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज प्रेशर इंक्रीजेस। प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा गैस कम गैस में कंडेंस हो जाएगा। तो रिएक्टेंट में कौन कौन सी गैस है, SO2 और O2, वो तो ज्यादा गैस है। प्रोडक्ट में एक ही गैस है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे ज्यादा गैस कम गैस की तरफ कंडेंस हो जाएगा, फॉरवर्ड चला जाएगा, बिल्कुल सही है। हमसे क्या पूछा है, गलत, लास्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। बोला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन एंड सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। बोला है उसने कि जैसा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा दिया गया है तो हमें इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट चाहिए ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड चली गई होगी। गलत बात है, ये रिएक्शन है एक्चुअली में कांटेक्ट प्रोसेस, और इसको कराने के लिए V2O5 ऐसे कैटलिस्ट यूज करते हैं, तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। एक्चुअली में जो ये रिएक्शन हुई है ना, वो उसी की प्रेजेंस में हुआ है, बस यहाँ पे वो चीज लिखा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 41, एक ग्राफ बना है Ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर्सेस 1 टेंपरेचर के बीच में। हम जानते हैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट Ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां से आता है ये भी जानते हैं, लेकिन अभी हम लिख देते हैं Ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू डेल्टा H नॉट डिवाइडेड बाय RT। अगर Ln है तो RT, नहीं तो अगर इधर लॉग होता तो 2.303 RT हो जाता, प्लस डेल्टा H नॉट डिवाइडेड बाय R। ये क्या है, y एक्सिस इंटरसेप्ट C, और ये क्या है, स्लोप m, और ये क्या है अपने पास y इक्वल्स टू mx प्लस c जैसा। तो उसने क्या पूछा है, स्लोप और y एक्सिस इंटरसेप्ट। y एक्सिस इंटरसेप्ट हो जाएगा ये और स्लोप हो जाएगा ये। आंसर ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, जो बहुत बहुत डेंजरस क्वेश्चन था। क्या लिखा है, CH3 CHOH CH डबल बॉन्ड CH। IT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली अपने को देखने को मिलते हैं। ये ध्यान से देखो तो ये कंपाउंड इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसमें कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं, 1 2 3। तो इसके 3 तो ऑड है तो हम मिडिल में देखते हैं, मिडिल में क्या है, Gi। तो इसके स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1/2। तो 2 टू द पावर n कितना, 2 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3 माइनस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6। अच्छा, अगर इसके पास 3 स्टीरियो सेंटर है तो Gi होने कितने चाहिए थे, 8। Gi होने चाहिए थे 8, लेकिन Gi हुए कितने, Gi केवल हुए 6। इसका मतलब ये हुआ कि होने चाहिए थे 8, ऐसे 8 हमारे पास बनने चाहिए थे, मतलब 4 बनने चाहिए थे और चारों के मिरर इमेज होने चाहिए थे। यही तो कंपाउंड, यही तो मतलब होता है। अगर हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स मिले 8, इसका मतलब क्या है कि 4 बने होंगे और चारों का मिरर इमेज रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ होगा कि 2 तो मिरर इमेज में रहे होंगे, ये 4, लेकिन 2 कंपाउंड ऐसे रहे होंगे जो अपना मिरर इमेज बनाए ही नहीं होंगे। अगर वो मिरर इमेज नहीं बनाए हुए होंगे, इसीलिए उनको एक ही माना गया, और जो मिरर इमेज नहीं बनाते वो क्या हो जाते हैं, मेसो। अगर किसी के पास चिराग कार्बन हो और मिरर इमेज ना बनाए, वो होते हैं मेसो। तो कितने मेसो रहे होंगे, ये और इसका मिरर इमेज, वो तो कंसीडर हो गया 2, ये भी 2 और ये 4 हो गए, और एक ये। इनको एक क्यों कंसीडर किया, क्योंकि ये अपना मिरर इमेज नहीं बनाए होंगे, और मिरर इमेज नहीं बनाए होंगे तभी तो हमारे पास 6 आएगा नंबर। फाइनली स्टीरियो आइसोमर 6 आएंगे। तो 6 कैसे आएंगे, जब हमारे पास 2 मेसो हो जाए और 2 पेयर ऐसे हो जाएंगे जो हमारे पास एनएंशियोमर्स के हो। तो मेसो कितने हो जाएंगे, 2। ये तो हो गया, ये कोई सही तरीका नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें आंसर देना होता तो ऐसे दे सकते थे कि होने चाहिए थे 8, 2 नहीं हुए। तो 2 क्यों नहीं हुए, क्योंकि 2 मेसो हो गए थे। मेसो हो जाने की वजह से उनका मिरर इमेज नहीं बना, इस वजह से केवल 6 हो पाया। अच्छा, ये तो हो गया एक लल्लू सा तरीका जहां से हम लोगों ने मेसो बता दिया, कितने मेसो। अच्छा, अगर हम बात करें रियल में कैसे करते तो देख लो ध्यान से। हमारे पास बीच में था डबल बॉन्ड, अगर हम एक बार उसके अबाउट सिस बना लें, अब जो 2 तरफ है, इधर भी हमारे पास एक चिराल कार्बन है, इधर भी चिराल कार्बन है। ध्यान से देखो क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा है, डबल बॉन्ड है मिडिल में, वही तो मिडिल है, और दोनों तरफ चिराल है। तो एक बार हम ऐसा करते हैं, केवल मेसो बनाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। एक बार मैंने सिस बना लिया,
और एक बार मैंने बना लिया ट्रांस। ये दोनों गोला गोला क्या है? गोला गोला है कि हमारे पास इधर RS कॉन्फ़िगरेशन हो सकता था, इधर RS कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, इधर RS इधर RS। क्यों? क्योंकि यहाँ चिराग कार्बन है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है? एक एक चिराग कार्बन, तो उनके अबाउट RS कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग ये बोले कि ये भी R है, ये भी R है, तो जब तुम इसका मिरर इमेज लोगे तो मिरर इमेज में R का क्या हो जाता है? S, तो दोनों के अबाउट S हो जाएगा, तब तो इसका मिरर इमेज एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि पहले R था बाद में SS। लेकिन ध्यान से देखना, अगर इसके अबाउट हो S और एक के अबाउट हो R, अब अगर हम इसका मिरर इमेज लेंगे तो देखो जो बनेगा ना, एक तो ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो S के सामने वाला क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला R, और R के सामने वाला क्या हो जाएगा? S। कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाता है, R का मिरर इमेज ले लो तो S, S का मिरर इमेज ले लो तो R हो जाता है। अब ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो फर्क नहीं पड़ता कि पहले तुम्हें R मिला या पहले तुम्हें S मिला। जब तुम पहले से नाम लेने गए तो हो सकता है कि मैं पहले से कुछ और मिला हो, जैसे अभी तुम इसका देखोगे ये और ये तो बिल्कुल सेम सेम हो गया, मिरर इमेज भी नहीं बन पाया। मिरर इमेज क्यों नहीं बन पाया? जब दोनों R होते तो मिरर इमेज होता, दोनों S होते तब भी मिरर इमेज हो जाता, लेकिन एक R एक S ले लेंगे तो मिरर इमेज नहीं बन पाएगा इसका, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और किस तरफ से R पहले मिल रहा है किस तरफ से S पहले मिल रहा है वो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल ही सिमेट्रिकल है, दोनों ही पोजीशंस बिल्कुल सेम सेम होगा। तो अगर हम एक तरफ R एक तरफ S ले लेंगे ना तो ये कंपाउंड मेसो जैसा बिहेव कर जाएगा। ऐसे ही ट्रांस वाले में भी रहेगा, अगर तुमने इधर S ले लिया तो मिरर इमेज इसका R हो जाएगा, वो नया होगा, तब इसका मिरर इमेज बनेगा, तभी अपना एनएनसीओमर बना देगा। लेकिन अगर हम इधर ले लें S इधर ले लें R, तो जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे ना, ध्यान से देखो मिरर इमेज में क्या होंगे? पास वाले पास R का मिरर इमेज क्या हो जाएगा? S, और ये H यहां चले जाएंगे और जो S होगा उसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा? R। अब क्या होगा? अब ये इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, तो पहले तुम्हें S मिला या पहले तुम्हें R मिल गया, फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों ही कंपाउंड कैसे होंगे? आइडेंटिकल। ये मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे के, ये क्या है? मेसो। जबकि ये दोनों S होता तो मिरर इमेज बनता, ये दोनों R होते तो तभी मिरर इमेज बनता, लेकिन अगर एक तरफ R एक तरफ S हो जाए तो वो कंपाउंड मेसो हो जाते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए जब हमारे पास सिमेट्रिकल हो, एक तरफ S एक तरफ R तो वो मेसो स्ट्रक्चर को डिनोट करता है, सिमेट्रिकल हो एक तरफ R एक तरफ S तो वो मेसो को डिनोट करता है। ठीक, तो ये हो गए हमारे पास मेसो कंपाउंड। तो मेसो कितने हो गए? मेसो हो गए 2। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था इसीलिए एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, रियल में तो क्वेश्चन और अच्छा सा था, मिलेगा कभी, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखो मेसो कैसे देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 43, ETO माइनस ETOH, इसकी प्रेजेंस में एक रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, एक अल्कोहल एसिड, उसके बाद जो बना उसका हम लोगों ने OMD करा दिया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन OMDM। तो सबसे पहले क्या हुआ भाई, देखो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड भी लिख सकता है, यहाँ पे उन्होंने अल्कोहल लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करेगा, ये बहुत अच्छा सा बेस है, यहाँ से H यहाँ से OH खा जाएगा और हमें क्या बना के दे देगा? एल्कीन। और एल्कीन की याद क्यों आ रही है? क्योंकि आगे OMDM है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और वो यूज होता है एल्कीन के लिए। पाई बॉन्ड बाहर शिफ्ट होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस को क्या मिल जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में? बोल दो भगवान, इतना मेहनत कर चुके हैं हम लोग, प्लस को मिल जाता है OH, माइनस को मिल जाता है H, तो यहाँ पे H लग जाएगा, CH2 CH3 ऐसे बन जाएंगे हमारे पास। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा लास्ट। क्वेश्चन नंबर 44 आराम से देख लेते हैं। Mg2C3 की हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये मैग्नीशियम एलिलाइड है, C3H4 दे देता है प्रोपाइन, CaC2 एसिटिलीन दे देगा, और Al4C3 हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो मीथेन गैस। क्या हो जाएगा आंसर अपने पास? C पार्ट, CH3 CC ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मिल जाएगा मीथेन गैस सबसे लास्ट में। आंसर हो जाएगा C पार्ट। 45 नंबर फिर से केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या आसान सा क्वेश्चन है, A2 प्लस B2 प्रोडक्ट में 2 टाइम्स ऑफ AB, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दिया है? K1। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 टाइम्स ऑफ A2 3 टाइम्स ऑफ B2, ये बन जाएगा 6 टाइम्स ऑफ AB। अब अगर इसमें तुमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा इसका? K1 टू द पावर 3। अब अगर हम इसको रिवर्स कर दें, 6 टाइम्स ऑफ AB 3 टाइम्स ऑफ A2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ B2, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स 1 बाई हो जाता है,
1 डिवाइडेड बाई जो पहले था वो। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, ये बिल्कुल वैसी रिएक्शन हो गई जो हमारे पास अगली रिएक्शन दी है, जिसके बारे में उन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है K2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना बोला उन्होंने? K2। तो ये K2 इक्वल्स टू दिस, तो कर दो K2 इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 टू द पावर 3 हो जाएगा हमारे पास K2 इक्वल्स टू K1 टू द पावर -3। आंसर खुशी का ठिकाना नहीं, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बहुत मेहनत किया हम लोगों ने और ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने ये वीडियो बहुत अच्छे से कंप्लीट करके रखा, इस वजह से कि अपनी साउंड क्लियर हो। बहुत सारे वीडियो में ऐसा है कि मेरा साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अपने आप को मोटिवेटेड रखें और बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा अंदर से स्ट्रांग रहोगे ना, उतना ही अच्छे से मेहनत कर पाओगे, कंपटीशन एग्जाम को फेल कर पाओगे। ठीक, चलो फिर आज हम लोग इतना ही रखते हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसके बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसके बारे में फिर से आने वाले लाइव वीडियोस में मैं बता दूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाय।